हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा PGCAR का कोर्स है, उस कोर्स के तहत जो हमें एक प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य करना पड़ता है। MTTP 003 सब्जेक्ट कोड है जो, उसको हम कैसे पूरा करते हैं, उसका पूरा स्टेप क्या है, स्टार्टिंग से लेकर जब तक अंतिम चरण तक, जब तक आपका वो चेक होकर मार्क्स नहीं मिल जाते हैं उस स्टेज तक कितने सारे प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। हर एक स्टेप को मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में, ये जो ऑफिशियल PDF दिया है वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो हमारा ये PGCAR का जो कोर्स है, जो क्या है हमारा है, अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र। इसके तहत हमें क्या था, 3 सब्जेक्ट था, MTT 31, 32, 33। ये हमारा था थ्योरी पेपर, जिसका हमें असाइनमेंट और एग्जाम देना पड़ता था। फिर और एक जो चौथा वाला पेपर था, इसमें चौथा नंबर का, वो था हमारा प्रोजेक्ट वर्क, जो क्या था हमारा MTTP 003, ये वाला काम है। तो अब इसी प्रोजेक्ट को हम कैसे करते हैं, उसके लिए इग्नू ने एक गाइडलाइन दिया, जिसको यहाँ पे परियोजना कार्य निर्देशिका वो बोले, एक PDF दिया है। टोटल 15 पेजों का ये PDF है। इसमें उन्होंने पूरे स्टेप को बताया है कैसे कैसे करना है। इसी को मैं इसमें पूरा डिस्कस करूँगा आपसे। और इससे आपको पता होगा, ये हमारा क्या, ये 6 महीने का एक कोर्स था हमारा। जो ये जो वीडियो है, ये पूरा जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, जिन्होंने जुलाई में लिया, दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर से उन्होंने लिखा हुआ नाम में उन्होंने कुछ मेंशन किया है कि अनुवाद एवं रूपांतरण, अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर। ये क्या है, एक तो अनुवाद आ रहा है, एक आ रहा है रूपांतरण, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन। एक नया वर्ड यहाँ पे आ रहा है, अडेप्टेशन। जो हमने जो बात की इसके पहले वाला PGDT, उसमें क्या है, ओनली ट्रांसलेशन का बात हो रहा था, वहाँ पर वहाँ ओनली अनुवाद करना है। पर ये वाले का इसमें क्या है, यहाँ पर अनुवाद के साथ साथ में क्या है, एक रूपांतरण दिया हुआ। दोनों का वर्ड का मतलब क्या है एक्चुअली। अनुवाद हमने क्या देखा था कि एक भाषा से लेकर दूसरे भाषा में अगर उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई हिंदी में लिखा हुआ एक कंटेंट था, हमने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया पूरे वर्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुवाद करना। और अगर वो इंग्लिश में तो हिंदी में करना, जो भी था वाइस वर्सा करके हम लोग कर रहे थे। लेकिन दूसरा एक यहाँ वर्ड आ रहा है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, आप उस जो कंटेंट दिया हुआ, उस कंटेंट का क्या आपने उसका स्वरूप ही बदल, उसका जो रूप है उसको में आपने बदलाव ला दिया, मतलब रूप का अंतरण या रूप में परिवर्तन या बदलाव करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण, अडेप्टेशन। और जब ये अनुवाद करते हैं, अनुवाद करने के तहत भी देखिए बहुत सारे उसके प्रोसेस है, 3-4, उसमें से एक प्रोसेस हमारा रूपांतरण भी एक तरीका है, उसी का एक अंग भी है। अब प्लस रूपांतरण अपने आप में भी एक अलग है कि जिसमें से हम जिसके जरिए क्या करते हैं, दूसरी चीज़ को हम बदलाव करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगा, तो अनुवाद को हम बोल सकते हैं कि अनुवाद का मतलब क्या होता है, किसी भाषा की सामग्री का किसी दूसरी भाषा में उतना ही भाव और शैली में बदलना। वहीं रूपांतरण की अगर बात करते हैं, तो रूपांतरण का मतलब होता है किसी चीज़ की बनावट या रूप में बदलाव करना। रूपांतरण वस्तुओं, भाषाओं और शरीरों, प्राणियों, वेशभूषा और आदि का हो सकता है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए अगर कोई बुक लिखा हुआ, मान लीजिए ठीक है, एक बुक है, एक नोवेल है, इस बुक के ऊपर अगर कोई मूवी बन जाती है, फिल्म बन जाती है, तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये बुक से ही रेफरेंस लेकर उस मूवी को बनाया गया। मतलब क्या हुआ, ये जो बुक था वो लिखा हुआ था, उसका रूपांतरण कर दिया किसमें, हमारा एक चलचित्र में, मतलब जो हमारा पिक्चर व्यू हो गया उसमें मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा क्या हुआ, एग्जांपल हो गया रूपांतरण का। रूपांतरण का मतलब क्या हो गया, मैंने उस पुस्तक में जो जो चीज़ दिया हुआ था उसको मैंने टोटली कन्वर्ट कर दिया दूसरे एक अलग ही मीडियम में, एक उसका स्वरूप को मैंने बदल दिया। तो वो क्या हुआ, पहले लिखित से अब उसको मैंने एक मौखिक बोले या फिर चलचित्र के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया रूपांतरण का। और अगर हम देखते हैं कि अनुवाद और रूपांतरण में क्या अंतर होता है, तो अनुवाद में केवल भाषा का परिवर्तन होता है, ओनली लैंग्वेज। जैसे हिंदी था इंग्लिश किया, इंग्लिश से हिंदी किया, तो केवल भाषा का परिवर्तन होता है। वहीं अगर रूपांतरण की बात करें, उसमें क्या वस्तुओं, भाषाओं, शरीर, प्राणी, वेशभूषा, बहुत सारी चीज़ें उसमें बदल जाती है। मतलब कहने का मतलब वही है, अनुवाद में अर्थ और संप्रेषण पर ध्यान दिया जाता है, जबकि रूपांतरण में क्या है, कोई भी चीज़ का बनावट या रूप में बदल गया था। बाकी अब देखिए, मैं यहाँ पर रूपांतरण की बात क्यों कर रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है ना, कि ये जो हमारा PGT वाला जो प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत ही सिंपल था, उसको केवल आपको अनुवाद करना था, मतलब अपने मन से एक बुक का चयन करके आपको दूसरे लैंग्वेज में उसको अनुवाद करना था। पर यहाँ पर एक केस में क्या हो रहा है, PGCAR में क्या किया उन्होंने, यहाँ पे आपको रूपांतरण करने के लिए बोला गया एक्चुअली। इसलिए यहाँ पे उसका जो नाम है वो अनुवाद एवं रूपांतरण बोला गया, जिसमें मेन जो आपका जो प्रोजेक्ट काम करना है वो आपको करना है रूपांतरण के फॉर्म में करना है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। इसलिए यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि रूपांतरण और अनुवाद क्या अंतर है। आप देखिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ दिखा है विषय क्रम, मतलब कौन कौन सा फॉलो करना पड़ेगा आपका प्रोसेस, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 स्टेप उन्होंने बताया है। सबसे पहला स्टेप बोला है अनुवाद, रूपांतरण, परियोजना कार्य, समान परिचय। एक जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिया है कैसे क्या करना नहीं करना है। किसके बारे में दिया है आपका, ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन। इस रूपांतरण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अडेप्टेशन। तो इसको कैसे करना है उसका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने नंबर 1 पॉइंट में। नंबर 2 में बोला है अनुवाद, रूपांतरण, परियोजना कार्य, निष्पादन, मतलब आपको कैसे करना है, विभिन्न डिफरेंट स्टेजेस क्या, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है, वो सेकंड वाले पॉइंट में बोला। आप देखिए सेकंड वाले पॉइंट के अंदर फिर यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3, मतलब सेकंड वाले पॉइंट को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। अभी हर एक चरण में अलग अलग काम करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहला चरण में क्या है आपका, परियोजना प्रस्ताव का निर्माण, प्रस्तुति। फिर सेकंड चरण में लिखा हुआ है अनुमोदन, परियोजना कार्य, ये सब। फिर थर्ड चरण में लिखा है अनुवाद, रूपांतरण, परियोजना। बाकी ये फिर यहाँ पे ये 3 हो गया इसका मुख्य चरण, जहाँ पे कैसे आपका हाउ टू डू, मैंने मेन आपका जो प्रोजेक्ट बनाना कैसे, उसका जो मेन डिटेल दिया वो आपका इस सेकंड वाले पॉइंट के अंदर जो 3 चरण है इसी में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, परियोजना कार्य का प्रस्तुतिक्रम, मतलब कैसे आपको फाइल को अरेंज करके उसको क्या है डिस्पैच मतलब भेजना है, उसको
कहाँ पर, दिल्ली इग्नू हेड ऑफिस भेजना है। सबसे आखिरी पॉइंट में बोला है अनुवाद रूपांतरण परियोजना मूल्यांकन, मतलब इग्नू वाले उसको कैसे चेकिंग करेंगे, मार्किंग क्या होगा, कितना पासिंग मार्क्स, वो सारा पॉइंट 4 नंबर पॉइंट उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब देखिए यहाँ पे जो मेन था, इसका मेन पॉइंट कौन था, इसका था सेकंड वाला पॉइंट, मतलब ये जो था 2 नंबर वाला पॉइंट, इसके अंदर 3 को भाग दिया था। इसको क्या है, मैंने बहुत ही सिंपल है यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या देखिए, मैंने कुछ लंबा चौड़ा 15 पेज का ये PDF दिया है, सारा पार्ट को उन्होंने डिटेल में लिखा है, ठीक है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, पर मैंने यहाँ पे हर जगह हाईलाइट करके मार्क जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ। सबसे पहले आप क्या बेसिक आप समझिए, क्या आपको मेन समझना पड़ेगा इसका प्रोसेस क्या है, जो मेन स्टेप्स है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट काम है आपका, जो MTTP 003 का प्रोजेक्ट काम है, ये टोटल 3 स्टेप में पूरा हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप आपको अपने मन से कोई भी एक बुक और टॉपिक का चयन करना पड़ेगा। वो कैसा होना चाहिए, वो 3 से लेकर 4000 शब्दों का वो कंटेंट होना चाहिए जो आप सेलेक्ट करने वाले हैं, जो भी चीज़ का, उसमें कम से कम 3 से लेकर 4000 शब्दों का कंटेंट उसमें होना चाहिए, आपको वो चयन करना है। चयन करने के बाद क्या करना है, आपको एक बनाना है प्रपोजल, एक प्रस्ताव बनाना है, इसको हम लोग सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, प्रस्ताव भी बोलते हैं और प्रपोजल, तीनों बोलते हैं। ये आपको बनाना पड़ेगा अपने से। फिर क्या करना, बना के उसको भेजना है कहाँ पर, दिल्ली भेजना है। क्या चीज़ के लिए, अप्रूवल के लिए, मतलब आपको परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब आपने जो भी पुस्तक का टॉपिक का चयन किया है, आप उसका अनुवाद रूपांतरण करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक बनाना पड़ेगा प्रस्ताव, बनाकर भेजना है दिल्ली, और दिल्ली इग्नू हेड ऑफिस से आपको लेना पड़ेगा परमिशन कि मुझे इसका करना है, कृपया मुझे परमिशन दीजिए। ये आपका पहला चरण हो गया। तो जब आपने भेज दिया दिल्ली अप्रूवल के लिए, फिर सेकंड स्टेज क्या हो गया, जब आपको उनका अप्रूवल मिल गया, जब वो परमिशन आपको दे देंगे, फिर आपको यहाँ पे फिर 2 काम करना है। क्या क्या करना है, आपका जो मेन काम है अनुवाद रूपांतरण का, वो आपको शुरू करना है। परमिशन मिलने के बाद आपने जिस भी बुक का चयन किया था, उस टॉपिक का, उस बुक का आपको करना है अनुवाद रूपांतरण, वही सेम 3 से लेकर 4000 शब्दों का वो होना चाहिए कंटेंट। अब प्लस क्या करना है, आपको 1000 शब्दों में एक अनुवादीय टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी क्या हो गया, आपने जो ये मेन जो काम किया ना अपना अनुवाद रूपांतरण का, इसको करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आया, आपने इसको कैसे किया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा करने में, जो जो प्रॉब्लम्स आया, आपको वो सारी चीज़ों को अपने शब्दों में लिखना है। उसको हम लोग बोले अनुवादीय टिप्पणी, मतलब आपका जो अपना एक्सपीरियंस रहा वो आपको वो शेयर करना है 1000 शब्दों में, उसको बोले अनुवादीय टिप्पणी। तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेज, आपको ये करना है। जब आपने ये भी कर लिया, मेन काम कर लिया, आपने टिप्पणी भी लिख लिया जब, तो फिर आपका आना है तीसरा स्टेज। उसमें क्या करना है, आपको अपने फाइल को अरेंज करके दिल्ली भेजना है। कैसे भेजना है, तो अपने फाइल में कुछ आपको एनेक्सर लगाना है। आपको अपने फाइल में है कुछ, यहाँ पे उन्होंने इस PDF के लास्ट में यहाँ पे 3 एनेक्सर दिया है, क, ख और ग। आपको वो तीनों एनेक्सर को लगाना है और करके फिर क्या करना है, आपको फाइल को फिर भेजना है अपना दिल्ली हेड ऑफिस, जहाँ इग्नू के ऑफिस है वहाँ को भेजना चेकिंग के लिए, जो कम से कम वो 2 से 3 महीने का टाइम लेंगे चेकिंग करने के लिए इग्नू वाले। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपको टोटल आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में बुक का चयन करना है, प्रपोजल बना के दिल्ली भेजना है परमिशन लेने के लिए। परमिशन मिलने के बाद आपको जो मेन काम है आपको वो शुरू करना है। फिर आपको 1000 शब्दों आपको अनुवादित टिप्पणी लिखना है। जब आप ये भी आप कर लेंगे, फिर अपने पूरे फाइल को अच्छे से अरेंज करना है, उसका एक कनेक्शन बना के लगाना है, उसके साथ में उसका इंडेक्स बनाना है, वो सब करके फिर से आपको दिल्ली भेजना है और दिल्ली जो फाइनल ऑफिस है वहाँ भेजना है। प्लस वो फिर टाइम लेंगे 2 से 3 महीने का चेकिंग के लिए। अब इसको कहाँ भेजना है, कौन सा एड्रेस पे भेजना है, प्रपोजल कैसे बनाना है, ये अनुवाद कैसे करना है, टिप्पणी कैसे लिखना, अब ये हर एक पॉइंट के लिए इस PDF पे उन्होंने अलग अलग पूरा गाइडलाइन दिया है। आपको उसको फॉलो करते हुए हर एक टॉपिक को, मैंने ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे एक पार्ट हो गया, यहाँ पे पार्ट हो गया। हर एक पार्ट के लिए उन्होंने अलग अलग गाइडलाइन दिया है। आपको वो फॉलो करते हुए ये सारे गाइडलाइन के अंतर ही आपको ये वाला काम को पूरा करके आपको पूरा प्रोजेक्ट को तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे कुछ लास्ट डेट जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आपको पता होगा ये हमारा जो कोर्स है ये मात्र 6 महीने का ही कोर्स है, मतलब बहुत ही शॉर्ट है। मतलब मान लीजिए अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपका जो जून आएगा, जून में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया होगा वो दिसंबर आएगा, उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 महीने का तो सारा काम आपको कंप्लीट कर देना है। तो इसमें जो कुछ लास्ट एक है हमारा प्रपोजल, जो पहला बार जब भेज रहे प्रस्ताव, उसका एक लास्ट डेट होगा और एक जो फाइनल भेजा है उसका होगा लास्ट डेट। तो जो प्रपोजल है उसका कोई लास्ट डेट नहीं है, जनवरी या जुलाई किसी का भी कोई लास्ट डेट नहीं है। जैसे आपका एडमिशन कन्फर्म होता है, कन्फर्म होने के बाद आप जो है कोई भी एक टॉपिक का बुक का चयन करके आप एक प्रपोजल बना के उसको भेज सकते हो, उसका कोई लास्ट डेट नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो मेन फाइनल प्रोजेक्ट है उसका एक लास्ट डेट दिया है। मतलब आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है, जो जनवरी में एडमिशन लेकर हैं उनको क्या किया गया है, 31 मई से पहले उनको लास्ट डेट में जमा करना है। और जो जुलाई में लेने वाले हैं उनका 30 नवंबर लास्ट डेट दिया है, उनको इसके पहले जमा करना है। तो ये जो डेट है इसमें क्या है, आपका फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब इसके पहले आपको प्रपोजल बनाना है, बुक का चयन करके प्रपोजल बना के दिल्ली भेजना है, परमिशन मिलने के बाद काम शुरू करना है, टिप्पणी लिखना है, फाइल को अरेंज करके फिर आपको जमा करना है फाइनल प्रोजेक्ट ये वाला डेट से पहले। मतलब ये सारा काम करना है आपको पहले ही। तो आप ये डेट को अपने माइंड में रखिएगा, उसके हिसाब से अपना सारा काम पहले से करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से इसका मेन काम शुरू हो रहा है। सबसे पहला पेज में यहाँ पे क्या बोला गया है, यह है अनुवाद रूपांतरण परियोजना का सबसे सामान्य जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। सबसे पहले में क्या बोला है, ये जो अनिवार्य है ये हमारा कार्य क्या कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। मतलब 3 जो विषय आप पढ़ाई कर रहे हैं, MTT 31, 32, 33 वाला, वो तो करना ही है। सबसे साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये भी हमारा अनिवार्य करना पड़ेगा, इसके बिना आपका ये कोर्स पूरा नहीं कहलाएगा।
इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये पेज में क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में बताया आपको करना क्या, हर एक स्टेप को बताया है। पहले यहाँ पे बोला है कि आपको ये कंपलसरी हो गया, फिर यहाँ पे बोल रहा है आपको क्या एक विषय का चयन करना है, करके उसका आपको अनुवाद करना है। और फिर यहाँ पे बोला ये आपका जो कोर्स 6 महीने का है, आपको 6 महीने के अंदर ये सारा काम को पूरा कर लेना है। और फिर कैसे क्या करना है, तो उसमें बोला आपको 3 से लेकर 4,000 शब्दों में आपका जो मेन काम है रूपांतरण का, आपको वो करना है। और 1,000 वर्ड का आपको क्या अनुवाद टिप्पणी लिखना है यहाँ पे बोला। और दूसरा बोला आप ये काम चाहे तो अपने हाथ से लिख कर सकते हैं या कंप्यूटर पर टाइप भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से चलेगा ये, या तो हाथ से लिखे या पे कंप्यूटर टाइप करके दोनों कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए सबसे मेन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये रहा, ये सबसे पहला पार्ट हो गया। और एक चीज यहाँ पे देखिए मेंशन किया है वहां पर कि जो आप अनुवादीय टिप्पणी लिखेंगे आप, तो बोल रहा है अनुवाद कार्य और टिप्पणी की भाषा है सेम होनी चाहिए। मतलब कहना क्या है, अगर आपने अनुवाद के लिए कोई इंग्लिश का कोई कंटेंट लिया है इंग्लिश, उसका इंग्लिश आप हिंदी में उसका बना रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं, तो जो आप टिप्पणी लिखेंगे वो भी हिंदी में ही लिखेंगे। आपका जो मेन टारगेट वर्क है, जो लक्ष्य भाषा में जो करे, उसी में आपका टिप्पणी भी होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर बेस देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या लिखा है, अनुवाद रूपांतरण की प्रक्रिया पर टिप्पणी लक्ष्य भाषा मतलब टारगेट लैंग्वेज में, अर्थात वह भाषा जिसमें आप अनुवाद कार्य कर रहे हैं आपको उसी में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला परियोजना कार्य का कार्यान्वयन कैसे करना, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पर समरी के तौर पर, वही यहाँ पे सेम 4 पॉइंट को यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि पहले आपको बुक का चयन करके आप प्रपोजल भेजना है, आपका अनुमोदन होने के बाद आपको काम शुरू करना है, और फिर आपको क्या है 1000 शब्दों का एक अनुवाद टिप्पणी लिखना है, और फिर आपको फाइनल प्रोजेक्ट भेजना है जो भी उसके साथ में है, दिल्ली भेजना है, और प्लस क्या करना है उसमें अनुवाद टिप्पणी को भी लगाना है। ये उसका यहाँ था। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला वाला जो काम है, अब जो इसका पहला पॉइंट है वो क्या है, हमारा जो प्रपोजल है वो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे बताया गया है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया है, जैसे बोला परियोजना कार्य के लिए पाठ का चयन से संबंधित निर्धारित तत्व, जो आप जो टॉपिक जो सेलेक्ट करेंगे, जो भी बुक का चयन करेंगे, वो कैसे करना है वहाँ पे बताया गया है इसके बारे में डिटेल में। बोला कि अनुवाद प्रशिक्षण के माध्यम से जो आप कोर्स कर रहे हैं इसमें क्या क्या वहाँ कुछ हाईलाइट में क्या हुआ, देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोला है नोट क्या है, वह पुस्तक टॉपिक पहले रूपांतरण ना हुआ हो, इसके लिए आंसर को लगाना है। आपको ऐसा टॉपिक चयन करना है जिसका पहले अनुवाद ना किया गया हो, आपको वो मेक श्योर करना है कि उसका पहले अनुवाद नहीं हुआ हो। विद्यार्थियों को अनुवाद के साथ साथ क्या है रूपांतरण में भी प्रशिक्षण देना है। ये जो मेन कोर्स है, देखिए अगर हम इससे बात करें, अगर पीजीडीटी में क्या था ना, वो केवल हमें ट्रांसलेटर बना रहा था, पर ये वाला जो पीजीसीआर वाला कोर्स है ये क्या उससे एक स्टेप ज़्यादा ही है। यहाँ पे बोला है जबकि प्रस्तुत कार्यक्रम में माध्यम से हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को अनुवाद के साथ साथ रूपांतरण में भी प्रशिक्षण। यहाँ पे क्या है, अनुवाद तो कर ही रहे हैं, प्लस हमको क्या रूपांतरण भी सिखाया जा रहा है ये इस कोर्स के तहत में। और बोला रूपांतरण के अंतर्गत हमारी अपेक्षा है कि विद्यार्थी किसी भी लिखित पाठ का चयन करे, मतलब जो भी एक रिटर्न में बुक है या टॉपिक है उसको आपको चयन करना है इस प्रोजेक्ट वर्क के लिए, जो क्या हो सकता है साहित्य का हो, विज्ञान का हो, संस्कृति का हो या मीडिया, किसी भी क्षेत्र का हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन विद्यार्थियों को पाठ का चयन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी अथवा हिंदी में मौलिक लेखन हो अथवा अंग्रेजी या हिंदी में अनुदित हो। अब जो टॉपिक ले रहे हैं ना वो क्या होना चाहिए, या तो हिंदी का होना चाहिए या वो इंग्लिश का होना चाहिए, ये 2 लैंग्वेज का ही होना चाहिए, या तो हिंदी में लिखा हुआ हो या इंग्लिश में लिखा हुआ, आपको वो लेना है। अगर किसी और लैंग्वेज का है, मान लीजिए कोई बंगला में है, उड़िया में है, तेलुगु तमिल का है, उसको अगर किसी ने इंग्लिश में कर दिया है तो फिर आप ये ले सकते हैं, या उसी को किसी ने हिंदी में किया है तब भी आप उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि आप जहाँ से सेलेक्ट करें, आप या तो हिंदी या तो इंग्लिश का लेने वाले हैं। आप मान लिया बंगला से उसका कोई और लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, आप चाह कि मैं बंगला का लेके उसका बनाऊंगा इंग्लिश, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो बोल रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, या तो क्या होना चाहिए अंग्रेजी अथवा हिंदी में मौलिक लेखन, मौलिक मतलब ओरिजिनल हो, अथवा अंग्रेजी या हिंदी में अनुदित हो, या तो किसी ने उसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया हो तो फिर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ये। फिर यहाँ कुछ और बोला, देखिए रूपांतरण का अर्थ क्या होता है। यहाँ बोला कि रूपांतरण का अर्थ केवल अनुवाद नहीं है, अर्थात अनुवादक को चयनित पाठ का केवल अनुवाद नहीं करना बल्कि उसे रूपांतरण करना है। उदाहरण के लिए अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि रूपांतरण होता क्या है। एक्चुअली बोल रहा है उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रसिद्ध रचनाकार की किसी रचना चयन करते हैं तो उसको अपने लक्ष्य भाषा में साहित्य की किसी अन्य विधा में, जैसे नाटक, लघु कथा, कहानी आदि में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि आप किसी उपन्यास का किसी अंश का चयन करते हैं तो उस पर लक्ष्य भाषा में नाटक, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो और स्क्रिप्ट आदि करते हैं। आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद है, उसकी बहुत सारी फेमस किताबें हैं, है ना। जैसे मान लीजिए उसकी कहानी है गोदान, अब मान लीजिए गोदान पे एक लिखा हुआ है, आप उसको ले सकते हैं। अब मान लीजिए उस गोदान वाले जो कहानी है उसको अगर कोई नाटक में चाहता है कि हम उसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म करें नाटक में, उस नाटक को बनाने के आपको लिखना पड़ेगा स्टोरी के फॉर्म में, वो लिखा हुआ पुस्तक में, उसमें आप अलग अलग पात्र लाइए, कैरेक्टर लाइएगा, कैसे करना है, तो वो जो काम हो गया उसको बोलते हैं रूपांतरण। मतलब एक बुक लिखा हुआ था, बुक में जो उन्होंने लिखा उसको मैंने क्या किया है, या तो मैं उसका एक नाटक परफॉर्म करूंगा स्टेज के ऊपर, या उसका एक टीवी सीरियल बना दूंगा ताकि वो एज ए टीवी पे आ सके, वो चलचित्र हो सके, तो वो क्या उसका रूपांतरण हो गया। मतलब एक फॉर्म में था उसको मैंने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हमारा गया रूपांतरण। तो जैसा लिखा है वैसा तो हम लोग नहीं करेंगे, उसमें क्या हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है, कुछ कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा, कुछ जो भी चेंजेस है वो करना पड़ेगा, वो काम कर सकते हैं। फिर क्या बोला, देखिए बोल रहा है रूपांतरण के लिए ऐसा नहीं केवल आपको साहित्य या लिटरेचर लेना, आप चाहो तो विज्ञान का कोई प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का भी कोई टॉपिक ले सकते हैं, इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी टॉपिक को चयन कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे देखो कुछ और बोला है, कृपया ध्यान दें, काइंडली टू बी नोटेड। बोला यहाँ पर क्या बोला, इस परियोजना कार्य को करने के संबंध में यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अध्ययन कार्यक्रम में रूपांतरण की अवधारणा के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है। 2 पॉइंट दिया है। क्या बोल रहा है, भाषा से लेखन विधा अथवा प्रस्तुति तक के रूपांतरण को महत्व दिया जाता है। इस तरह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी भी भाषा के पाठ का उसी भाषा अथवा दूसरी भाषा में रूपांतरण किया जा सकता है। इसी प्रकार आप यह भी जानते होंगे, किसी एक विधा अथवा प्रस्तुति का विधेयक पाठ को दूसरी विधा और प्रस्तुति में रूपांतरण किया जा सकता है। मतलब क्या बोला ना, मान लीजिए किसी ने लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ, मान लीजिए आपको उसका दूसरा फॉर्म में उसको तैयार करना है, तो मान लीजिए उपन्यास है, उसका एक्ट नाटक के तौर पर आपको उसका दूसरा लैंग्वेज वहाँ पर कन्वर्ट करेगा। फिर क्या बोला, कहने का अभिप्राय क्या है, फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि आप कंटेंट अंग्रेजी से लेते हैं तो आपको रूपांतरण हिंदी में करना होगा, और यदि आप हिंदी से कंटेंट लेते हैं तो आपको रूपांतरण अंग्रेजी में करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बोल दिया है, अगर आपने हिंदी में लिया है तो आपको करना होगा इंग्लिश में, अगर आपने इंग्लिश में लिया है तो आपको करना पड़ेगा हिंदी में। ठीक है। और फिर क्या बोला है, पहले स्पष्ट किया कि विभिन्न भाषाओं से अंग्रेजी और हिंदी में अनुदित सामग्री को इस परियोजना में इस्तेमाल किया। मतलब जैसे मैंने आपको पहले कहा, मान लीजिए कि बंगला, तमिल, तेलुगु का है, उसको किसी ने कर दिया हिंदी में, तो फिर आप इस हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, या इसी का किसी ने इंग्लिश में किया तो आप उसका हिंदी कर सकते हैं, तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। लेकिन आपका क्या होना चाहिए, मेन जो है, आप जिस भी बुक का चयन कर रहे हैं और जिसमें आप करने वाले हैं वो दोनों का हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए, बस ये यहाँ पे कहना का मतलब। फिर देखिए यहाँ से मेन ये पहला पार्ट ये हो गया हमारा बुक का चयन। आप देखिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अब जैसे मान लीजिए आपको अभी भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि अनुवाद क्या है, रूपांतरण क्या है, अगर तो पहले आप क्या कीजिए, डिटेल में पहले पढ़ लीजिए रूपांतरण को बोलते किसका, उसका डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ मिलेगा आपका। आपका जो भी थ्योरी का बुक था MTT 31, आप इस बुक को डाउनलोड कीजिए। आप अगर आपको बुक मिल गया तो अच्छा है, नहीं है तो आप इसका PDF डाउनलोड करके देखिए। इसमें बता रहा हूँ MTT 31 चैप्टर जो है, उसमें अगर अंदर जाइएगा आप उस बुक को, उसके अंदर फिर आपको यहाँ पे 4 खंड मिलेंगे। इसमें से जो आपका सेकंड वाला खंड है उस बुक का, सेकंड चैप्टर जो दिया हुआ है, उसमें दिया है रूपांतरण, अवधारणा और आयाम। आप इस टॉपिक को अगर ओपन कीजिएगा मान लीजिए, तो यहाँ पे इसके अंदर आप सेकंड पे जाइएगा अगर, तो ये देखिए यहाँ पे जो इसका चैप्टर नंबर 5 है, इसमें यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि रूपांतरण का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, रूपांतरण और इसका अनुवाद। आप यहाँ से पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि रूपांतरण का मतलब क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा काम को आप शुरू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वाला काम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ रूपांतरण का मतलब क्या है। फिर देखिए जैसे ना आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल का उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए कोई शेक्सपियर की किताब था, और उस किताब का नाम था क्या, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये उनकी किताब थी शेक्सपियर की। इसको क्या किया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो भारतीय थे उन्होंने क्या किया, इसका ट्रांसलेट किया, उसका नाम दिया दुर्लभ बंधु। तो मतलब ये फॉरेन की कोई बुक थी, उसका उन्होंने क्या किया, रूपांतरण कर दिया हिंदी वाले, हमने हमारे देश के भारतीयों के वर्षन में किया उन्होंने रूपांतरण। उसमें बहुत सारे उन्होंने कुछ चेंजेस किया। इसको आप पूरा पढ़िए, आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा कि रूपांतरण आखिर बोलते किसको एक्चुअली। ये करने के बाद क्या है, फिर अपना जो आप टॉपिक का जो है अच्छे से आप चयन कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे आप पहला पॉइंट क्या कि आपका जो परियोजना है, मतलब जो प्रपोजल है, जब प्रपोजल को आप बनाइएगा उसमें आपको कौन कौन सा पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे देखिए दिया पहला क्या है, प्रस्तावित चयनित पाठ का शीर्षक लिखना है आपको, उसकी प्रकृति क्या है वो लिखना है, अनुवाद रूपांतरण क्या लिखना है, और साधन क्या वो क्या। ये चारों आप देखिए यहाँ पे बोला जाओ, जो मेरे चैनल पे एक वीडियो, आप ये वाला जाकर वीडियो देखिए, हमारा PGDT का जो मैंने कोर्स किया था, वहाँ पे मैंने बनाया था कि प्रपोजल कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, बहुत हद तक आपको उसको ही फॉलो करना है, केवल जहाँ जहाँ कंटेंट की बात होगी वहाँ पे आपको अपना जो PGCR है आपको वो डालना है, बाकी वो जो फॉर्मेट वगैरह सेम रहेगा, आपको उसी तरह से लिखना है। इसको आप, इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो को हेल्प लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा आपको लिखना कैसे है परियोजना। देखिए यहाँ कुछ कुछ पॉइंट और यहाँ पे मेंशन किया, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको सलाह दी जाती है कि आपका जो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसी बुक का चयन करें, उसी टॉपिक का चयन करें। और फिर बोल रहा है उस बुक का पहले रूपांतरण ना हुआ हो, आप इसका मेक श्योर कर लें। और जब आप प्रपोजल बना के भेज रहे हैं, आपको प्रपोजल के टाइम पे क्या है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पेज लगाना। इसमें से हमारा एक अक्षर क आता है, इसमें से मैंने आपको बताया क, ख और गो, 3 अक्षर दिया हुआ है। जो क है वो हमें लगाना है जब हम भेज रहे हैं प्रपोजल, जो ख और गो है ये हमें भेजना है जब हम भेजेंगे अपना फाइनल प्रोजेक्ट, उस टाइम पे आपको ये भेजना है। तो बाकी जो क वाला है उसको लगाना है अभी आप। और इसमें अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, आपका जो भी ये प्रपोजल का जो काम है, आपको इसमें आपका जो स्टडी सेंटर दिया हुआ है उसका आपको हेल्प नहीं लेना है। ये बोला ये जो सारा काम आपको ये खुद से करना है, आपका स्टडी सेंटर से ना तो आपको उसको एडवाइस लेना है, ना तो उसको साइन कराना है, ना तो उसको फॉरवर्ड कराना, कुछ भी नहीं करना। आपका स्टडी सेंटर से इसका कोई भी हेल्प नहीं लेना है। सारा काम को आपको खुद से अपने आप करना है, करके आपको इसको भेजना है। कहाँ भेजना है, आपको दिल्ली भेजना है। देखिए यहाँ लिख दिया क्लियरली, आपको सीधे ये भेजना है परियोजना कार्य को सीधे अनुवाद एवं अध्ययन प्रदर्शन के दिल्ली भेजना है यार। इसमें किसी का कोई हेल्प नहीं, आपको फॉरवर्ड कराना, अपना स्टडी सेंटर से कोई भी हेल्प नहीं लेना है। करके फिर क्या करना है, आपको ये वाला एड्रेस पे भेजना है। ये क्या लिखा हुआ है, प्रपोजल एड्रेस पे, यहाँ इस एड्रेस पे आपको भेजना है दिल्ली में। ये किस लिए भेज रहे हैं, मतलब आपको आपने बुक का चयन किया, आपको उसका अनुवाद काम करना है, रूपांतरण काम करना है, उसके लिए आप उससे परमिशन मांग रहे हैं। ये प्रपोजल को आपको भेजना है इस वाले एड्रेस पे। और जो भी आप एक इन्वॉल्व के ऊपर में आपको इस तरह से लिखना है, ऊपर में यहाँ पर टाइटल क्या देना है, अपना इन्वॉल्व के ऊपर में आपको लिखना है, लिफाफे के ऊपर परियोजना कार्य प्रस्ताव अंकित कर देना है। साइड यहाँ पे लिखना है जो एड्रेस दिया हुआ ये लिखना है, नीचे आपका अपना एड्रेस लिखना है, टू ऑफ फॉर्म करके।
फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला, आगे बोला कि जब आपने प्रपोजल भेज दिया तो क्या हुआ, उसमें 3 चीज़ें होंगी, या तो वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे, या आपका वो रिजेक्ट कर देंगे, अस्वीकृत कर देंगे, या फिर क्या बोलेंगे, आपका कुछ मॉडिफाई करने को बोलेंगे। तो जैसा आपको बोले वो डिपेंड करता है, जब आप प्रपोजल आप भेज दीजिएगा उस पर क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है, वो आपको एक ईमेल करेंगे। इग्नू की तरफ से एक ईमेल आईडी है आपका, जो आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया वहाँ पर, उसी ईमेल पे वो मेल करके आपको बताएंगे इसमें जो भी चेंजेस है वो, बाकी जो मोबाइल नंबर उस पर भी फ़ोन करके अगर कुछ मॉडिफाई करना होगा तो आपको फ़ोन करके बता देंगे कि आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये हो गया। तो अगर 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 उसने आपका रिजेक्ट कर दिया तो क्या करना, आपको दोबारा फिर से नया भेजना पड़ेगा, और अगर उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, कुछ बोला चेंजेस करने के लिए, आपको मॉडिफाई करके आपको दोबारा फिर से करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, बता देंगे। फिर देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट बोला है, जब आप प्रपोजल भेज रहे हैं उस टाइम पे आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी। क्या क्या माइंड में रखना है? प्रपोजल भेजने के समय बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें। पहला बोल रहा है कीप ए कॉपी। आपने जो भी अपना प्रपोजल बनाया है, जो भी 5 6 7 5 जो भी होगा, आपको उसका क्या करना है, निकालना है जेरोस कॉपी बना के अपने पास एक एक्स्ट्रा कॉपी रखना है, और या तो आप उसका फोटो खींच के स्कैन करके एक पीडीएफ बना के अपने फोन में सेव करके रख लीजिए। पहला काम ये बोला। दूसरा क्या बोला है, डोंट चेंज द टॉपिक। जब आप उसको प्रपोजल भेज देंगे ना, आपको वो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो प्रपोजल आपका, तो फिर क्या करेंगे, आपको एक टॉपिक देंगे। मतलब आपने जो भी बुक का चयन किया उसका जो शीर्षक होगा, आपका जो प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, बोला उसको आप चेंज मत कीजिए। जो उन्होंने वहाँ से परमिशन दिया, आपको अप्रूव किया, आपको वही वाला टाइटल को यूज करना है। और तीसरा बोल रहा है, आप इसको क्या कीजिए, पंजीकृत डाक द्वारा या तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए या फिर रजिस्ट्रेशन पोस्ट। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, अगर खुद से जा सकते हैं, खुद जाकर जमा कर दीजिए। अगर दिल्ली से बाहर कहीं और रह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आप उसको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट कर दीजिए, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। फिर क्या बोला है एनेक्चर में, हाँ इसमें बोला है जब भी आप प्रपोजल भेज रहे हैं उसमें आपको एनेक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अनुलग्नक कॉल लगाना है, आपको एनेक्चर कॉल लगाना है, और उसके ऊपर आपको मोबाइल ईमेल आईडी अच्छे से क्लियरली लिखना है ताकि सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाए उनको। अब यहाँ पे बोल रहा है अप्रूवल कॉपी मिलेगा तब। अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो फिर क्या करना है, अप्रूवल मिलने के बाद आपको 2 काम करना है। एक तो बोला है उसको अच्छे से संभाल कर रखे, ठीक है, और फाइनल प्रोजेक्ट के साथ लगा है। आप अभी जो उसको भेज रहे हैं प्रपोजल, वो तो वापस नहीं आने वाला है, आपने उसका एक कॉपी बना के अपने पास रख लिया है। अगर आपका ये एक्सेप्ट हो गया तो वो आपको ईमेल करेंगे, ईमेल में आपको देंगे परमिशन कि हाँ आपका अप्रूव हुआ, अपना काम शुरू कीजिए। जो उन्होंने ईमेल में भेजा ना, आपका वही आपका प्रूफ हो गया कि आपको अप्रूवल मिला है, तो वो आपकी होगी अप्रूवल कॉपी। कौन सी? ईमेल वाली कॉपी। उसको आपको संभाल कर रखना है, और जब आप फिर अपना जब काम करने के बाद जब अपना फाइनल प्रोजेक्ट भेजेंगे, तब आपको ये ईमेल कॉपी को वहाँ पर लगाना पड़ेगा। मैं आगे दिखाता हूँ, उन्होंने बनाया हुआ इंडेक्स में। और दूसरा काम क्या बोला है, अप्रूवल के बाद ही काम शुरू करना। जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, उनका मेल नहीं आ गया, आपको काम शुरू नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने काम शुरू कर दिया, अगर आपका वो एक्सेप्ट नहीं होता, वो रिजेक्ट कर देता, फिर सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको वेट करना है, उनका मेल आने के बाद ही आपको काम अपना शुरू करना है। तो ये हो गया इसका पहला चरण, जिसमें हमने क्या किया, हमने बुक का चयन किया और करके उसको एक प्रपोजल बना के उसको भेज दिया दिल्ली हेड ऑफिस परमिशन के लिए। ठीक है, परमिशन मिलने के बाद अब यहाँ से मेरा सेकंड चरण शुरू हो रहा है। सेकंड चरण में क्या है कि आपको जो मेन काम है आपको वो करना है। वो कैसे करना है, मतलब इसके अंदर आपको 2 काम करना है, जैसे आप बताया हुआ है। मेन काम में क्या है, पहला है अनुमोदित, मतलब जो आपको परमिशन मिला है वो अनुमोदित पार्ट, मैंने अनुमोदन मिल गया आपको वो पार्ट, उसका अनुवाद रूपांतरण करना होगा। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, अनुवादिक टिप्पणी लिखना होगा। तो यहाँ पे 2 काम करना है इसमें। पहला हो गया आपका जो मेन काम है अनुवादीय रूपांतरण, आपको वो करना है, और दूसरा टिप्पणी। जो पहला वाला काम है वो आपको करना है कितने से, 3 से लेकर 4,000 वर्ड में आपको वो काम को पूरा करना है। और जो सेकंड वाला काम था आपका, वो है आपका 1,000 वर्ड में आपको लिखना है टिप्पणी। तो पहला वाला जो काम जो है मेन काम, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 करके। यहाँ पे कुछ कुछ बोला। पहला बोला क्या, अनुवाद रूपांतरण का मतलब क्या, आपको समझाया गया पहले। फिर बोला आपको जो भी किताब वगैरह दिया गया था, जो MT 31 32 33, आपको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले बोल रहा है पढ़ के आप अर्थ को समझिए कि अनुवाद क्या है और रूपांतरण क्या है और कैसे करना है, वो सारी चीज़ उसमें दिया हुआ है। उसको पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर आपको ये वाला काम को यहाँ पे शुरू करने के लिए बोल रहा है। पहला काम बोला है, इस कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, और बोल रहा है उसके बाद आप इस सामग्री में उन शब्दों और मुहावरों आदि को छांटिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। मतलब आपने जो भी बुक का चयन किया ना, जिस टॉपिक का कि मुझे इसका काम करना है, उस वाले बुक को पहले अच्छे से पढ़िए। ठीक है, 3 4 बार उसको पढ़िए। फिर उसमें जो जो आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, जो जो मुहावरा जो शब्द है, उसको साइड में अलग से नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर पॉइंट ने बोला। तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, आप एक क्या कीजिए, एक लिस्ट बना, सूची बना लीजिए अनु सामग्री का अनुवाद करते समय आपको कौन कौन से कोर्स की देखने होंगे। तो बोला तीसरा पॉइंट क्या बोला है, आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपको कौन कौन सा वर्ड का मतलब नहीं पता है। और ठीक है, और फिर आपको उसका क्या करना है, देखना है आपको डिक्शनरी में वर्ड, आप डिक्शनरी में वर्ड देखिए, उसका वर्ड नोट कर लीजिए कि मुझे इसको इसके लिए ये डिक्शनरी का मैं यूज करने वाला हूँ। ये 3 नंबर पॉइंट बोला। फिर चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है, अनुवाद सामग्री को एक बार पुनः पढ़िए। जब ये काम आप कर ले रहे हैं, मैंने क्या किया, आपने बुक का चयन किया, जो जो हार्ड वर्ड था साइड में कर लिया, मुहावरा साइड में कर लिया, बोला फिर से दोबारा फिर पढ़िए उसको आएगा। फिर पढ़ने के बाद क्या गौर कीजिए कि अब आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। जो जो पहले आपको मीनिंग नहीं पता था, आपने उसका डिक्शनरी में चेक कर लिया, चेक करके उसका मीनिंग बगल में लिख लिया, फिर से आप उसको दोबारा पढ़ रहेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस कंटेंट का मतलब क्या है। क्योंकि पहले मेन आपको समझना पड़ेगा, आपने जो भी बुक का चयन किया है उसका मेन स्टोरी क्या, मेन थीम क्या। जब आप समझ जाएंगे तभी तो आप अच्छे से उसका रूपांतरण कर पाएंगे। तभी तो इसलिए आपको बोला पहला काम वो करने के लिए। फिर आपको जो मेन काम आपको शुरू करना है, अब बोला जो अनुवाद करते समय अनुवादक विभिन्न युक्तियों, मतलब अलग अलग तरीका है करने का, आपको वो यूज करना है। जैसे यहाँ पे बोला ऑप्शन दिया है, अनुवाद के दौरान जो कठिनाइयाँ आई उसको जैसे
पहला बोला है यथावत ग्रहण, कुछ कुछ वर्ड इसका नहीं है उसको हम लोग सेम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका अनुकूलन कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन कर लेते हैं, शाब्दिक अनुवाद करते हैं, भावार्थ, जो भी है ये सारा पॉइंट जो है आपको ये बुक में मिल जाएगा। आप जो बुक दिया आप बुक को पहले पढ़िए एक बार, वहाँ सबका डिफिनेशन दिया, वहाँ से आप पहले समझिए इसका मतलब क्या होता है, फिर आप ये वाला काम को अच्छे से कर पाएंगे। छठा नंबर पॉइंट में बोल रहा है ये सब करने के बाद अनुसामग्री को भली भांति समझ लेने के बाद पश्चात उसका अनुवाद रूपांतरण आप, अब बोला ये सारा काम करने के बाद आप जो मेन काम है अपना करना शुरू कीजिए। कौन सा काम है आपका? जो अनुवाद रूपांतरण है आपको वो करना शुरू करना है। और ये करने के टाइम पे आपको जो भी कुछ नया नया वर्ड मिल रहा है आप उसको अच्छे से नोट करके लिख लीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा आपको परेशानियाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो एक्स्ट्रा नया वर्ड मिला है सबको नोट कीजिए, क्योंकि वो आपको लिखना है कहाँ पर? आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अनुवादित टिप्पणी आपको वहाँ पर वो मेंशन करना है, और वहाँ पे उसको एज एग्जाम्पल यूज करना है ताकि वो आपका जो टिप्पणी है वो भी सही से बन सके। लिखा वाक्य विन्यास लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए और मूल भाषा में लिखा रहे, अनुवाद नहीं करे बल्कि उसका भाषा में मूल अनुवाद रूप रहे। बोला आप जब भी ये काम करेंगे रूपांतरण का काम, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेन कंटेंट था उससे ज़्यादा चेंज ना हो जाए मीनिंग, आप उसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए। ठीक है, चूंकि आप अनुमोदित पाठ का दूसरी भाषा में रूपांतरण कर रहे हैं इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि आप पहले मूल पाठ का अनुवाद करें। अब क्या बोला, मान लीजिए आपने इंग्लिश का एक बुक लिया, ठीक है, इंग्लिश का ये बुक स्टोरी मान लीजिए लिया आपने, उसका आपको करना है रूपांतरण, तो आप इंग्लिश को पहले हिंदी में आप अनुवाद कर रहे हैं, फिर अनुवाद करके फिर आप उसका रूपांतरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है। आप जो चयन किए हैं आप चाहे तो उसका डायरेक्ट क्या करते हैं, जो रूपांतरण है वो कर सकते हैं, अनुवाद करने की जरूरत नहीं है आपको, वो चीज़ बोला यहाँ पर। अपनी सुविधा, फिर बोला अपनी सुविधा के अनुसार दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले अपनी सुविधा के लिए अनुवाद कर लीजिए अथवा मूल पाठ को पढ़ते समय ही एक अलग कागज पर एक रूपरेखा बना लीजिए। बोल रहा है कि जब आप उसको पढ़ रहे हो अपना ओरिजिनल वाला बुक को जिसका आपको करना है रूपांतरण, उसी टाइम पे अपने माइंड में एक स्केच बना लीजिए, एक रफ डायग्राम कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे उसको करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम आ रहा, मान लीजिए आपने ये इंग्लिश का बुक लिया, आप क्या कीजिए इस पूरे को पहले हिंदी में कर लीजिए कन्वर्ट, और फिर हिंदी से आसानी से आप कर सकते हैं रूपांतरण। लेकिन आपको जो भेजना है वो आपको भेजना है मेन रूपांतरण नहीं भेजना है, इसका जरूरत नहीं है, ये हिंदी का ट्रांसलेट का जरूरत नहीं है एक्चुअली, वो चीज़ आपको बोलना चाह रहा है। देखिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है रूपांतरण करना यानी एक विधा से दूसरी विधा में अंतरण करना। ठीक है, यहाँ केवल आपको अनुवादक नहीं है बल्कि आप उपलब्ध पाठ को पढ़कर उस पर एक नया पाठ निर्मित कर रहे हैं। यह विध्वांतर भी हो सकता है, पठ लेखन हो सकता है और अनुसृजन हो सकता है। फिर बोला कृपया ध्यान दीजिए, नो ट्रांसलेट कॉपी ओनली रूपांतरण प्लस टिप्पणी भेजना है। यहाँ पे फिर से बोल रहा है अनुवाद परियोजना कार्य से आप यह उपेक्षा नहीं की जाती है कि रूपांतरण हेतु किए गए अनुवाद कार्य को संलग्न करें। आप चयनित पाठ का अध्ययन करते समय सीधे ही रूपांतरण कर सकते हैं अथवा अपनी सुविधा के लिए अनुवाद का खाका तैयार कर सकते हैं। किंतु देखिए, किंतु परियोजना कार्य में आपको चयनित पाठ के आधार पर किए गए रूपांतरण व अनुवाद रूपांतरण की प्रक्रिया पर टिप्पणी ही प्रस्तुत करनी है। उदाहरण के लिए बोल रहा है, यदि आप किसी अंग्रेजी या हिंदी उपन्यास के किसी एक अंश पर आधार पर अगर एक कहानी अथवा पटकथा रूपांतरण करना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर करता है कि पहले आप उस कहानी को अपने लिए अनुवाद करें अथवा सीधे हिंदी या अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण करें। परियोजना कार्य के अंतर्गत आपको हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतरित पाठ और टिप्पणी ही प्रस्तुत करनी है। क्या बोल रहा है, मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, अगर आपने मान लीजिए कोई एक उपन्यास का चयन किया, वो उपन्यास लिखा हुआ था हिंदी में, ठीक है, आपको क्या किया, आपने उपन्यास के बाद उसका करना है आपको रूपांतरण, आपने रूपांतरण किया उसको कहानी में या फिर आप बोल सकते हैं पटकथा में किया, तो आपको वो जो हिंदी में लिखा है उसको दोबारा आपको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो रूपांतरण करना है वो करना है इंग्लिश में ही। तो हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में रूपांतरण कीजिए। आप पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर रूपांतरण कर रहे हैं, करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये उनको भेजने की जरूरत नहीं है। उनको जो दिल्ली भेजेंगे आप डायरेक्ट जो मेन बुक था वो है और उसका जो आपने किया रूपांतरण आपको वो भेजना है केवल, और जो टिप्पणी आपने लिखा है आपको वो दोनों भेजना है। ये जो अनुवाद वाला काम है ये वाला आपको नहीं भेजना, वो चीज़ यहाँ बोलना चाह रहा है वो। अब जो हम लोग करते हैं पीजीडीटी वाला, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिंपल था अनुवाद करना, पर यहाँ पे क्या बोला, अनुवाद का एक स्टेप और आगे बढ़ के बोला आपको रूपांतरण करना है और आपको रूपांतरण वाला चीज़ को भेजना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, बोला अनुवाद रूपांतरण की प्रक्रिया पर टिप्पणी। आपको यहाँ पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है जो क्या है 1000 वर्ड्स में। अब टिप्पणी में क्या क्या आपको मेंशन करना है, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है। अनुवादीय टिप्पणी भी लिखकर जमा करानी होगी। अनुवादीय टिप्पणी में आपको इस कार्य के दौरान हुए व्यवहारिक अनुभव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को संबद्ध करना है। अनुवादित टिप्पणी में आप निम्नलिखित पक्षों पर अपने प्रकाश डालिए। अब इसके यहाँ देखिए कुछ पॉइंट दिया उन्होंने, मैं दिखाता हूँ। जैसे 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर, 3, 4 और 5। देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट मेंशन किया है उन्होंने
अब बोला जब आप लिखेंगे अनुवादित टिप्पणी आपको ये पांचों पॉइंट को अपने माइंड में रखना है, आपको उस हिसाब से लिखना है। इसके लिए मैं बोलूँगा जो मैंने अपना पीजीटी वाला जो मैंने लिखा था ये वाला वीडियो आप देखे जाकर, यहाँ पे मैंने ये सारे चार पॉइंट को मैंने मेंशन किया। ये जो 2 नंबर पॉइंट है ये केवल इसमें नया है, रूपांतरण के लिए विधा विशेष का चयन और कारण। बाकी जो ऊपर का 1 पॉइंट और नीचे जो 3 मैंने दिखाया आपको, ये चारों पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है कंटेंट आपको जाके अच्छे से एक बार रीड कीजिए, आपको बस आइडिया होगा कि आपको लिखना कैसे है अनुवादित टिप्पणी। कुछ नहीं है टिप्पणी, बस आपका जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसे किया, आपको जो प्रॉब्लम आया, आपने कौन सा डिक्शनरी यूज किया, आपने क्या क्या वर्ड का अलग से मतलब किया, किसको आपने वैसे यूज कर लिया, आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखना है आपको यहाँ पर। तो टिप्पणी भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि आपका मेन काम है। फिर देखिए यहाँ से अब इसका तीसरा जो मेन थर्ड वाला पार्ट है वो शुरू हो रहा है। थर्ड वाला पर क्या बोला, जब आपका दोनों काम हो गया, आपने मेन अनुवाद वाला काम था जो रूपांतरण वो कर लिया, आपने टिप्पणी लिख लिया, फिर आप उसको भेजना दिल्ली। अब उस फाइल को कैसे अरेंज करेंगे, उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे वो लोगों ने कुछ बता रहा है कंडीशन। देखिए क्या क्या बोल रहा है। पहला बोला कैसा पेपर लेना है, बोला या तो वो आपको लेना है फुल स्केप पेपर, या तो सफ़ेद हो या रूल वाला चलेगा, या और उसको क्या करना है आपको वन साइड लिखना है। मतलब आप जो भी पेपर का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ये व्हाइट पेपर हो गया, इसके पीछे नहीं लिखना है आपको, ओनली फ्रंट में लिखना है, और इसमें अच्छा खासा मार्जिन को छोड़ना है हर तरफ से, ये बोल रहा है। अब या तो पूरा व्हाइट ले लीजिए, या फिर एक आधा जो इसमें क्या लाइसेंस से लाइन दिया रहता है, आप वो भी दोनों में कोई पेपर लेंगे चलेगा। ये हो गया हमारा हाथ से लिखने का। अगर आप हाथ से नहीं लिख पा रहे मान लीजिए, आप कंप्यूटर पर टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग के टाइम पे क्या बोला है आपको करके उसका प्रिंट आउट निकाल के जो ओरिजिनल वाला वही भेजना है आपको, ठीक है। उसका फिर जेरोक्स नहीं लेना है क्योंकि वो हल्का फिर लाइट कलर हो जाएगा, आपको ओरिजिनल भेजना है। अब प्लस बोल रहा है जब आप टाइपिंग करेंगे आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो अच्छे से आप चेक कर लीजिए, नहीं तो उसके लिए आपका मार्क्स कट जाएगा वो, ये बोला पहला पॉइंट में। फिर आगे बोल रहा है साथ में कुछ आपको एनेक्चर, यहाँ पे देखिए एनेक्चर ख लगाना है, एनेक्चर गो क्या है, एनेक्चर ख में क्या, ये हमारा फ्रंट पेज है, जो मेन फाइनल प्रोजेक्ट है उसका ये फ्रंट पेज है। वहाँ पे टाइटल लिखना है, आपको नाम सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है, आपका कोर्स का कोड क्या है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या वो लिखना है। फिर अगला बोला है एनेक्चर गो लगाना है, ये क्या हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन। ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है कि आपने जो ये काम है ना अनुवाद का, आपने ये खुद से किया है, किसी दूसरे से नहीं करवाया है, आपने कहीं से खरीदा नहीं है इसको, आपका खुद का किया गया है, वो यहाँ इसका प्रूफ है, आप दे रहे हैं एनेक्चर गो, यहाँ पे ये लगा के भेजना है आपको। फिर अगला क्या बोल रहा है, स्टडी सेंटर का हेल्प ना लेना। फिर बोल रहा है आप ये जो काम कर रहे हैं इसमें आपको अपना स्टडी सेंटर का कोई भी हेल्प नहीं लेना, सारा काम आपको खुद से करना है, कहीं से आपका हेल्प नहीं लेना है। स्टडी सेंटर से ना कोई साइन कराना है, ना ही कोई फॉरवर्ड कराना है, कुछ भी नहीं करना है, सारा काम आपको डायरेक्ट दिल्ली से कॉन्टैक्ट करना है प्रोजेक्ट के लिए। और जब ये सब हो जाएगा फिर क्या करना है आपको, ये इसको भेज देना दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो जाके खुद से जमा कर दीजिए, बाय हैंड व्यक्ति भी कर सकता है। अगर दूर में है तो आप इसको पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट से आप इसको करके ये वाले एड्रेस पे आपको भेजना है। कहाँ भेजना है आपको, दिल्ली हेड ऑफिस में। ये सारा पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है जब आप उसको भेजेंगे प्रपोजल के लिए। देखिए यहाँ पे फिर कुछ और पॉइंट बोला है, आप ये बनाने के बाद बोला है कीप एक्स्ट्रा कॉपी। आप जब इसको बना लेंगे ना, आपका ये जो मेन जो रूपांतरण का काम था वो हो गया, आपने जो टिप्पणी लिखा वो भी हो गया, इन सबका फिर से आपको एक लेना है जेरॉक्स कॉपी, या फिर एक फोटो खींच के स्कैन बना के एक कॉपी रख लीजिए, क्योंकि आप जो भेज रहे हो वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉपी बना कर रखना है। अगर बाई चांस कभी अगर वो बोले कि मिसप्लेस हो गया, नहीं मिला है उनको, आपके पास एक प्रूफ रहेगा, एक बैकअप रहेगा कि आपने एक बनाया हुआ है पहले से भी। तो ये काम हो गया हमारा। अब ये है कि आपको भेजना कब है, मतलब इसकी कोई लास्ट डेट है क्या, जहाँ बोल रहा है अनुवाद रूपांतरण परियोजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है, तो लिखा 2 डेट है, एक है जनवरी वालों के लिए, एक जुलाई वालों के लिए। जो जनवरी में लिया उसका होगा 31 मई, और जो जुलाई में है उसका होगा 30 मई। यहाँ पे देखिए लिखा जनवरी वालों के लिए हो जाएगा 31 मई, जुलाई के लिए हो 30 मई, क्योंकि चूंकि 6 महीने का एक कोर्स है हमारा, उसके पहले हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा किसका डेट है, ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट का है। उसके पहले हम क्या भेजे थे, हम एक पेज भेजना पड़ता है प्रपोजल, और उस प्रपोजल का कोई भी लास्ट डेट नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा बार। मतलब जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आपको मेल आता है आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आप एक बुक का चयन करके आपको जिसको बनाना है, आप एक अच्छा से एक बनाइए प्रपोजल बना के उसको आप भेज दीजिए, क्योंकि वो जब आपका अप्रूव होगा उसके बाद ही फिर आप जो है अपना फाइनल प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे। तो एटलीस्ट एडमिशन होने के 1 महीने के बाद कम से कम आप भेज दीजिए, 1-2 महीने के बाद अपना प्रपोजल भेज दीजिए, ताकि आपको टाइम मिल जाए फिर आपका फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। बाकी जो लास्ट डेट है ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट का लास्ट डेट है ये हमारा। अगर आपने ये भेजा, मान लीजिए आपका जो लास्ट डेट है ये 31 मई या 30 नवंबर, अगर आपका प्रोजेक्ट उनको ये लास्ट डेट के बाद मिलता है तो क्या होगा, क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बोला कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। लेकिन क्या होगी, अपेक्षित कार्रवाई करें। यहाँ बोल रहा है आफ्टर लास्ट डेट एक्सेप्टेड बट लेट चेकिंग और कोर्स डिले, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपका जो चेकिंग है वो लेट से होगा, फिर आपका जो मार्क्स है वो लेट से अपडेट होगा, फिर आपका जो कोर्स है वो 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो 6 से बढ़ के 7-8 महीने या 1 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप क्या कीजिए, टाइम से पहले उसको अच्छे से भेज दीजिए उसको। तो ये हो गया उसको भेजने के लेकर। अब देखिए यहाँ पे अगर आ रहा है इंडेक्स, आप जब उसको बना ले रहे हैं उसको बोला कैसे आपको प्रस्तुत करना है। यहाँ पे ये बोला है उस फाइल को कैसे अरेंज करना है, मैंने क्या उसका फाइल को अरेंजमेंट इंडेक्स बोल रहा है। यहाँ पे देखिए क ख ग घ अंगो, यहाँ पे सारा पॉइंट को लिखा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, वही सेम चीज़ बोला गया। पहले आपको अनेचर क लगाना है, फिर आपको जो ईमेल का आया परमिशन आपको वो लगाना है, फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है अनेचर ग लगाना है, फिर आपने जो मेन काम किया है 3 से 4 हज़ार शब्दों का आपको वो लगाना है, फिर आपने जो टिप्पणी लिखा 1000 शब्दों का आपको वो लगाना है, फिर आपने जिस भी बुक का चयन किया है उस बुक को आपको भेजना है, मूल कॉपी या अथवा फोटो कॉपी को आपको लगा के उसको भेजना है, उस फाइनल प्रोजेक्ट में आपको लगा के उसको अटैच करके भेजना पड़ेगा। फिर क्या करना करके आपको क्या करना है, ये या तो बाय हैंड या फिर आप कुरियर से उसको भेज सकते हैं।
आप यहाँ पे एड्रेस दिया, आप इस एड्रेस आपको भेजना। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना, इसको मैंने यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी, मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। देखिए ये वाला टेबल में यहाँ पे डिटेल में लिख दिया। तो MTT03 का क्या है, ये हमारा इंडेक्स होगा। कैसे करना है, पहला हो जाएगा इनिशियल खॉ, वो हमारा फ्रंट पेज है। फिर दूसरा में इनिशियल कॉ लगाना है, जो कॉपी प्रपोजल था वो। फिर परमिशन का ईमेल कॉपी लगाना है आपको। फिर गो लगाना है, सेल्फ सर्टिफिकेट कि आपने अपना काम खुद से किया है। फिर एक ID कार्ड, ये इसके बारे में बोला नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे लगा दीजिए अच्छा एक ID कार्ड। फिर आपका जो मेन काम था 3 से 4 हज़ार शब्दों का जो रूपांतरण कार्य था, एडेप्टेशन वर्क, वो आपको लगाना है। फिर 1000 वर्ड का आपका टिप्पणी लगाना है। और फिर लास्ट में जो है जेरोक्स कॉपी या ओरिजिनल जो भी आपने बुक का चयन किया था करने का, आपको वो लगा के ये पूरा एक इंडेक्स हो गया, आपको ये करके वहाँ पे लगा के आपको उसको भेजना है। तो ये हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे भेजना है, कहाँ भेजना है, आपको ये वाला एड्रेस पे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 एड्रेस दिया, एक है आपका प्रपोजल का एड्रेस, एक है आपका फाइनल प्रोजेक्ट। दोनों जाएगा दिल्ली में, लेकिन दोनों का जो एड्रेस है वो अलग अलग है, अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग बिल्डिंग में वहाँ पे जमा होगा। तो दोनों एड्रेस अच्छे से आप देख लीजिएगा, वहीं पर आपको भेजना पड़ेगा। तो ये पूरा डिटेल हो गया। अब देखिए इसके साथ में यहाँ पे कुछ एनेक्चर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ एनेक्चर वगैरह। ये देखिए, ये हो गया हमारा एनेक्चर कॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनेक्चर कॉ में, ये लिखा अनुवाद रूपांतर परियोजना का प्रस्ताव पर। ये हमको जब आप भेज रहे हैं प्रपोजल, उस टाइम पे आपको ये भेजना है। ये प्रपोजल का टाइम पे आपको ये वाला भेजना है, जिसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, प्रमाण पत्र करता हूँ कि ये कार्य मैंने जो भी मैंने सामग्री का अंतर्गत सामग्री का रूपांतरण का चयन किया, उसका रूपांतरण पहले नहीं हो। आपको ये प्रूफ दे रहे हैं आप कि आपने जिस भी बुक का चयन किया उसका पहले किसी ने रूपांतरण नहीं किया दूसरे भाषा में। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है, आपका वो प्रूफ है, ये यहाँ पे साइन करके आपको भेजना है। तो ये भेजना आपको प्रपोजल का टाइम पे। ठीक है, फिर और साथ में ये हो गया खॉ। ये देखिए आंसर खॉ, ये वाला क्या है आपका, ये है हमारा फ्रंट पेज ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट। ये आपको जो भरा कर भेजेंगे फाइनल टाइम, वहाँ पे आपको तब ये भेजना है। और फिर साथ में एक और दिया गया इनिशियल गॉ। ये क्या है, ये हमारा सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट क्या प्रूफ कर रहा है कि आपने ये वाला काम खुद से किया है, कहीं से परचेस नहीं किया, कोई और आपका नहीं बनाया, ये प्रूफ है आपका, ये करके आपको भेजना है। तो आपको ये 3 अक्षर भरना है। बाकी इसको हम कैसे भरते हैं अक्षर को, मैंने जो अपना PGT का वीडियो बनाया है, वहाँ पे ये वाला वीडियो आप देखिए, यहाँ पे बताया तीनों अक्षर को कैसे फिल करना है, आप उसका हेल्प लीजिए। आपके केस में बिल्कुल सब कुछ सेम रहने वाला है, केवल यहाँ पे जो टाइटल वगैरह ये है, ये सब चेंज हो गया है। और टेक क्या हुआ, आप वीडियो का हेल्प कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा आप क्या क्या भरना है। फिर देखिए आगे अब आखिरी चरण क्या है, इसका आखिरी चरण है अनुवाद रूपांतरण परियोजना मूल्यांकन, मतलब चेकिंग। वो कैसे इग्नू वाले कैसे चेक करेंगे, बोल रहे हैं वो 2 से लेकर 3 महीने का टाइम लेंगे चेकिंग करने के लिए। ठीक है, और आपको कम से कम कितना लाना पड़ेगा, 40 मार्क्स लाना पड़ेगा पासिंग के लिए इसमें। अगर आप पास, अगर लाए 40 तो पास हो गए, अगर नहीं लाया तो फेल हो जाते हैं। अगर आप फेल हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आप फेल हो गए, जहाँ नीचे देखिए बोला है, तो आपको फिर से दोबारा इसको बना के भेजना पड़ेगा, सारा डिटेल फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर आप फेल हुए हैं, अगर दूसरे का आपने कॉपी कर, क्यों फेल होंगे, बोल रहा है अगर आपने किसी दूसरे का कॉपी किया, आपका ये मूल खुद से आपने नहीं बनाया, उसको मालूम चल गया अगर, तो आप वो भेज देंगे। प्लस आपने कुछ इसमें अगर किसी का अगर नकल किए किसी दूसरे स्टूडेंट का, तभी आपको वो कैंसिल कर देंगे, तभी आप फेल हो जाएंगे। बाकी जो 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 उन्होंने गाइडलाइन दिया हर चीज टॉपिक का, अगर आपने उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो फिर आपका क्या हुआ, चेकिंग अच्छा से नहीं करेंगे, आपको मार्क्स दे देंगे, आप वो फेल हो जाएंगे। फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। जब आप दोबारा बनाएंगे, अगर मान लीजिए अगर फेल हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको नया बनाना पड़ेगा प्रपोजल, आपको नया बुक चयन करना पड़ेगा, प्रपोजल बनाना पड़ेगा, फिर भेजना पड़ेगा दिल्ली परमिशन लेने के लिए। फिर वो परमिशन देंगे आपको, फिर से काम शुरू करना पड़ेगा, फिर से आपको क्या अनुवाद टिप्पणी लिखना पड़ेगा, फिर से आपको अनिश्चय लगाना पड़ेगा, फिर से इंडेक्स बनाना पड़ेगा, फिर से फाइल, सब कुछ सारा काम दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। खाली एक चीज़ नया क्या हो जाएगा, आपको दोबारा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पैसा। जो पिछला वाला जो अभी काम कर रहे हैं उसमें कोई पैसा पे नहीं कर रहे हैं। आपने जो आपको मैंने बताया था पहले, जो इसके पहले बताया था मैंने, एक कितना है 3000 रुपीज़ का फ़ी है अभी, और प्लस 300 था रजिस्ट्रेशन फ़ी कोर्स का, उसमें सारा चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड था, ये प्रोजेक्ट भी था उसमें। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं, जब आप दोबारा बनाएंगे सेकंड टाइम पे, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। वो यहाँ पे बोल रहा है कितना पे करेंगे, जो भी आपका फ़ी है उसका एक परसेंटेज रेशियो दिया है, उसमें आपको वो बता दें। जब आप फेल होंगे, आपको एक मेल आएगा उनकी तरफ से क्यों फेल किया गया, एक कमेंट देंगे वो लोग, आपको उस कमेंट को फॉलो करना है, जो जो पॉइंट उसमें मेंशन करेंगे, आपको उस पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए फिर दोबारा नया बनाना है, और जो भी पैसा पे करना है आपको पे करके करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये कोर्स पूरा इस तरह से कंप्लीट होगा। बिना ये प्रोजेक्ट के आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो ये इसका पूरा डिटेल था, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से इसको रिकैप करा देता हूँ। देखिए फिर से मैं बोलता हूँ शॉर्ट में क्या था, तो आपने टॉपिक का चयन किया, ठीक है, उसका प्रपोजल बनाकर आपने दिल्ली भेजा, आपको परमिशन मिलने के बाद आपने मेन काम शुरू किया, आपने टिप्पणी लिखा, ये भी हो गया। जब आपने फाइल को अरेंज किया, कुछ एक्स्ट्रा एनेक्चर था वो लगाया आपने करके, फिर से आपको दिल्ली भेजा, वो चेकिंग करके फिर आपको मार्क्स देंगे। ये सारा इसका पूरा 3 स्टेप इसका मेन है। आपको इस 3 स्टेप में पूरा करके ये आपका जो मेन जो काम था, आपको ये पूरा काम को कंप्लीट करना था। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये जो PGCER का जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क था MTTP 003, इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके लिए मैं बोलूँगा आप जो मेरा जो PGDT का जो मेरा प्लेलिस्ट आप इसको विजिट कीजिए, वहाँ पे जो जो वीडियो बनाया हुआ, क्योंकि दोनों का जो ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस सब कुछ सेम है, केवल ये 6 महीने का कोर्स है, वो 1 साल का कोर्स है। बाकी हर चीज़ें उसका ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, 80% से 90% चीज़ें सेम मैच कर रही है। इसलिए आप मेरा वो प्लेलिस्ट का हेल्प लीजिए। आपको इंडेक्स कैसे बनाना है, ठीक है, आपको इनिशियल कैसे फिल करना है, प्रपोजल कैसे बनाना है, फाइनल कैसे बनाना है, सारा चीज़ मैंने आपको बताया, आप उसको हेल्प लीजिए करके अपना ये वाला प्रोजेक्ट करके उसको डिटेल्स भेज दीजिए।
आपके पास टाइम बहुत ही कम है, 6 महीने आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और ज़्यादा इसमें ज़्यादा फोकस मत कीजिए क्योंकि आपका मेन उद्देश्य है आपको एक सर्टिफिकेट लेना है। मेन आपका जो भी एग्जाम निकालना है एसएससी का, ट्रांसलेटर वगैरह आपको वो करना है। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इसको जल्दी से बना के इसको भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कुछ अगर डाउट है आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा डाउट है आपको, अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, आप मुझे इस पर मेल आई डी पर मेल कीजिए, मैं आपको बाद में कॉल बैक करके आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका जो भी डाउट है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में।